So the next topic is force on a moving charge placed in a magnetic field. Now what is the name of this chapter? Moving charges and magnetism. अब तक हमने जो भी डिस्कशन की वो मैग्नेटिज्म के बारे में की कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रेट कंडक्टर, यूजिंग अ कॉइल, यूजिंग अ सोलेनॉइड और यूजिंग अ टोरॉइड। अब हमने मैग्नेटिज्म तो देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमने उस मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज को रखना है और फिर हम देखेंगे कि उस मूविंग चार्ज पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। अब सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है B। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे भी जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग अ वायर, जहाँ हम किसी चार्ज को मूव करके इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब अगर हम एक चार्ज लें और इस चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएं तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट यू स्टडीड इन चैप्टर 1। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये चार्ज मूव करना चाहिए। दिस चार्ज शुड नॉट बी स्टेशनरी। इफ़ दिस चार्ज इज स्टेशनरी देन इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स एक अलग टाइप की फोर्स होती है और उस फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हमें 3 डायमेंशन में बात करनी पड़ती है। तो अब तक आपने क्या किया है, यू आर फेमिलियर विद इलेक्ट्रिक फोर्स कि यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने किसी चार्ज को रखा तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा विच विल बी इक्वल टू Q इंटू E। और ये जो फोर्स है ये स्टेशनरी चार्ज पे भी लग सकता है और मूविंग चार्ज पे भी लग सकता है। एंड इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इज पैरेलल टू E। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है तो ये स्टेशनरी चार्ज पे नहीं लगता, इट ओनली एक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज। If charge is stationary, that is velocity of charge is 0, then magnetic force will also be equal to 0। अब जैसे ये वाला फोर्स डिपेंड करता था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही ये वाला फोर्स डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी जिसे हम अभी समझेंगे। एंड यहाँ पे F इज़ पैरेलल टू E। अब हम यहाँ पे देखेंगे जब हम डेरिवेशन करेंगे दैट F विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच V एंड B lie। So now we will move on to our next figure. Now here you can see in the figure that you have a magnetic field along y-axis और ये जो चार्ज है इसकी velocity है v and ये चार्ज मूव कर रहा है making an angle theta with direction of magnetic field। तो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है वो इस नीचे वाले प्लेन में है, तो फोर्स कौन से प्लेन में है, इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में है। एंड दिस फैक्ट was first observed by a Dutch scientist Lorentz। So electric charge moving in a magnetic field experiences a force और अगर चार्ज स्टैटिक है तो चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लेते हैं ये वाली हमारी फिगर। तो लॉरेंस ने एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्ज़र्व किया कि जो फोर्स इस चार्ज पे लगेगा एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के, कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। एक वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू B। अब देखो ये V है,
इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, एक तो v sin थीटा और एक बन सकता है v cos थीटा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फोर्स लगता है इस चार्ज पार्टिकल पे व्हेन इट इज़ मूविंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद b, तो इस पे जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी के ये वाले कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, अलोंग जो कंपोनेंट आएगा उस पे नहीं डिपेंड करता। So combining these three equations we get F is directly proportional to QVB sin theta। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा K। अब K को हमने यूनिटी लेना है। एक्चुअली हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह डिफाइन करते हैं कि K की वैल्यू यूनिटी आ जाए, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बहुत सिंप्लीफाइड आ जाती है। तो B की वैल्यू भी, V का यूनिट भी हम आगे डिफाइन करेंगे 1 टेस्ला, तो हम वो इस तरह लेंगे दैट K विल कम आउट टू बी 1। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी QVB sin थीटा। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और अगर हमने डायरेक्शन देखनी है तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू V क्रॉस B, बिकॉज वी नो दैट A क्रॉस B इज़ इक्वल टू AB sin थीटा। तो यहाँ पे VB sin थीटा को हम लिख सकते हैं V क्रॉस B। तो अब F वेक्टर है वो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर हमारे पास कोई वेक्टर ऐसा हो C इज़ इक्वल टू A क्रॉस B, तो उसका ये मतलब होता है कि अगर इस प्लेन में ये दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो जो C वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा। तो इसमें भी यही होगा कि जिस प्लेन में V और B आएंगे तो फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। So the force experienced by a charge moving with velocity v making an angle theta with magnetic field is given by this equation। अब हम इसमें कुछ cases observe कर सकते हैं। First is if velocity is 0, मतलब if charge is stationary, तो उस पे फोर्स क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ उस चार्ज पे फोर्स लगेगा जो मूव कर रहा है। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। So stationary charge does not experience any force. And second, if theta is 0 or 180 degree, so this equation is QVB sin theta। अब अगर थीटा 0 हो या 180 डिग्री हो तब भी फोर्स क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि सपोज ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है या फिर ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तब उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो चार्ज शुड ऑलवेज मेक सम एंगल और इट शुड मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर वो मूव करता है देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज 0। So charge moving parallel or anti-parallel to field does not experience any force. Now third is if theta is 90 degree, अब sin theta क्या होता है 1। तो जब ये जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब चार्ज मूव कर रहा है मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, तब इस पे मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी QV इंटू B। सो इन दिस केस फोर्स इज मैक्सिमम। नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक है राइट हैंड थंब रूल। In Fleming's left hand rule, you have to stretch the thumb and the first two fingers of your left hand in mutually perpendicular directions। ठीक है, तो इसमें अगर ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रही है एंड ये जो मिडल फिंगर है ये पॉइंट कर रही है टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन हो तो आपको डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट लेनी पड़ेगी। तो जो थंब होगा दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड सेकंड है राइट हैंड पाम रूल। तो इसमें आपको अपना राइट हैंड ऐसे रखना होता है कि जो फिंगर्स हैं वो पॉइंट करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब आपने रखना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप पाम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। So whichever rule you find easy, you can use that rule. But ये वाला रूल ज़्यादा easy रहता है अप्लाई करने के लिए।
तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे देखनी है। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक कि सपोज ये आपके पास एक सिचुएशन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज़ एक्टिंग टूवर्ड्स ईस्ट। तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे। तो पाम हम पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब हम पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और फिर हम अपनी पाम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो आंसर देखने से पहले आप खुद ट्राई करो कि आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही। सो हमारे पास ऐसे आएगा। अब देखो हमने जो पाम है वो कौन सी डायरेक्शन में रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसे हम पाम रखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन उधर मूव कर रहा था, लेकिन हमें थंब कौन सी डायरेक्शन में रखना होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट ये आउटवर्ड है, तो बाहर की तरफ हमने कर दिया डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर हम अपनी पाम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि इस वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, एंड जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। तो फोर्स विल बी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड जिस वेलोसिटी से कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड। तो इस केस में आपको फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब देखो हम कैसे पॉइंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फिंगर्स को सेट करेंगे ताकि वो अंदर को पॉइंट करें, क्योंकि वो हमें क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम अपने थंब को पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज ही गिवन है, तो हम थंब ऐसे पॉइंट करेंगे। तो हमारी पाम इस तरह सेट हो गई। फिर पाम पे हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। So direction of force will be towards west. This is how you can use right hand palm rule to find the direction of force. अब हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक वायर है, ये करंट कैरी कर रही है 4 एम्पियर, और इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है जो वेलोसिटी v से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में पहले हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप राइट हैंड थंब रूल पहले तो यूज़ करोगे कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, तो यू विल पॉइंट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंसेंट्रिक लूप्स में आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो टेंजेंट ड्रॉ करो तो इट विल पॉइंट इनवर्ड्स। ठीक है, तो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैसे होगा, इनवर्ड्स होगा। हम इसे क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। अब आपने यूज़ करना है राइट हैंड पाम रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो नीचे को मूव कर रहा है, तो थंब आपने नीचे को पॉइंट करना है, पाम आपने परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड्स रखनी है, और फिर आपने फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। तो यहाँ पे ऐसा केस आएगा। तो देखो क्योंकि आपने नीचे को रखना है ना, ये नीचे को डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, ये आप अंदर की डायरेक्शन को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका हाथ इस तरह आएगा। फिर आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, तो वो परपेंडिकुलर आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ राइट हैंड पाम रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस द यूनिट ऑफ P। तो अभी हमने किया कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय QVB साइन थीटा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या आ जाएगा, F/QV साइन थीटा। अब अगर हम चार्ज को 1 कूलम ले लें, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड ले लें, थीटा ले लें 90 डिग्री, तो फोर्स भी क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन। और ऐसे केस में हमारा जो कांस्टेंट आया था उसकी वैल्यू भी 1 ही आ जाती है। तो
जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा जब हम ये सारी कंडीशन फुलफ़िल करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला। तो हम 1 टेस्ला को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? 1 टेस्ला इज़ दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच अ चार्ज ऑफ 1 कूलम moving with velocity 1 meter per second at right angle to the field experiences a force of 1 Newton. So magnetic field is said to be 1 Tesla. यही जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है, तो वो 1 टेस्ला की डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके CGS यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के गॉस, एंड वी शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, दैट इज़ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. So this was all about force experienced by a charged particle when it is placed in magnetic field.